ईरान और यूएस की बात, मुलाकात क्या बन गई बात? ये सवाल अभी जहन में उठ रहा है और ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले से ही अलग अलग देशों में टकराव और युद्ध की स्थिति है। अब ईरान और अमेरिका को लेकर जो टसल है उसको लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे वक्त बाद एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हुई जो कि करीब 2.5 घंटे तक चली है। ये बातचीत इनडायरेक्ट थी, यानी कि दोनों पक्ष दो कमरों में बैठे हुए थे और ओमान के प्रतिनिधि एक दूसरे को अपना संदेश दे रहे थे। बातचीत के बाद एक बयान में बताया गया कि ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामलों के विदेश दूत, यहां पर विशेष दूत स्टीव विटफॉक की तरफ से करीब 2.5 घंटे बातचीत हुई है। यह बातचीत मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत को लेकर थी। दोनों ही पक्षों ने सहमति जताई कि वो अगले हफ्ते भी बातचीत जारी रखेंगे। जब बातचीत खत्म हुई और प्रतिनिधिमंडल बाहर निकले तब ओमान के विदेश मंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के प्रमुखों ने कुछ मिनट तक आपस में सीधे भी बात की, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बात तो हुई है। लेकिन अमेरिका जो कि ईरान को पिछले कुछ वक्त से चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, उसके बीच में बातचीत हुई है तो कितना फ्रूटफुल हुई है यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अमेरिका और ईरान के बीच में पहले दौर की इस बातचीत से जुड़ा हुआ ही है। मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है ये बातचीत और करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। बैठक में ईरानी विदेश मंत्री और ट्रंप के विशेष दूत शामिल रहे। अलग अलग कमरे में ही दोनों के बीच में बातचीत हुई है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के जरिए वार्ता हुई है और ओमान जो कि लंबे वक्त से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है। बातचीत में 4 राउंड के मैसेज का आदान प्रदान भी हुआ है, यानी कि 4 राउंड में बातचीत एक्सचेंज हुई है। अलग अलग कमरों में बैठकर प्रतिनिधियों के जरिए ये मैसेजेस पहुंचाए गए, यानी कि इनडायरेक्ट ही सही ये बातचीत हुई। और जब ये बैठक खत्म हुई, ये बातचीत खत्म हुई, उसके बाद जब बाहर निकलने लगे तो डायरेक्ट भी कुछ बातचीत हुई है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। अब ऐसे में अलग अलग मसलों पर बात तो हुई है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रोकने की धमकी बार बार अमेरिका ईरान को दे रहा है, उस पर क्या वाकई सहमति बन पाई होगी या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा? किन किन मुद्दों पर आखिर बात हुई है, आप जान लीजिए। क्षेत्रीय तनाव कम करना इसमें मुख्य तौर पर रहा। कैदियों की अदला बदली को लेकर भी बात हुई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निगरानी में लाना यह अमेरिका लगातार चाहता है और ईरान इसको लेकर राजी था नहीं। बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। यानी कि बातचीत तो हुई है दोनों तरफ से, जिसको लेकर ईरान ने पहले कह दिया था कि डायरेक्ट हम बातचीत नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्ट ही सही, अलग अलग कमरों में रहते हुए सही, एक दूसरे के मैसेजेस एक्सचेंज करने को लेकर ही सही, ये बातचीत तो हुई है। और फिर जब बातचीत के बाद कमरों से बाहर निकले गए तो फिर आमने सामने भी कुछ देर तक ये बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत जाएगी किस दिशा में? क्या तनाव कम हो पाएगा? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना बंद कर देगा ईरान? और अमेरिका जिस तरीके से कह रहा है कि जो प्रतिबंध हैं वो हटा लिए जाएंगे, क्या वाकई इसके बाद ईरान अपने सुर बदलने वाला है क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मनन द्विवेदी जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, स्वागत आपका। साथ ही साथ मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी सर बहुत स्वागत। अब आप दोनों मेरे साथ में हैं और अमेरिका और ईरान पिछले कुछ दिन से चर्चा में बना हुआ है। अमेरिका जो कि इजरायल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, इजरायल और ईरान के बीच की टसल किसी से छिपी नहीं है। तो सुधाकर सर, अभी ये जो बातचीत हुई है इनडायरेक्ट ही सही, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या पॉजिटिव वे में चीजें आगे बढ़ेंगी या अटक जाएंगी? रचना, नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक आपकी सवाल है, देखिए, विश्व में आज के दिन में जो जियोपॉलिटिकल चर्न, ये ट्रेड और टैरिफ की वजह से काफ़ी पीक स्टेज पे आ चुका है। और मैं एज ए जियोपॉलिटिक्स स्टूडेंट और स्ट्रेटेजी का स्टूडेंट होने के नाते मेरा विचार ये है कि ये सब रेटोरिक्स है, ये ड्रामा चल रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ यकीन के साथ, क्योंकि जिस मैंडेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में प्रेसिडेंसी एज्यूम किए हैं, वो मैंडेट और कुछ दर्शाता है। अगर उनको यही ट्रेड टैरिफ की लड़ाई करनी थी या इस किस्म की दखल अंदाज या कोई प्रेशराइज करके किसी से कोई एग्रीमेंट साइन कराना था, शायद वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको ऐसा कमिटमेंट नहीं देते।
तो मेरा विचार ये है, चाहे यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो, कम से कम तो लड़ाई की रफ्तार जो चल रहा था, अभी तक कोई शांति के बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा था। ये एक व्यक्ति हैं, एक पॉलिटिकल लीडर है जो वर्ल्ड में वो पीस की तरह, सीज फायर की तरफ बात कर रहे हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट का भी, हालांकि हुती इसके ऊपर काफी जोरदार हमला हो रहा है, लेकिन ये एक मोड है, टर्न अराउंड है, कंप्लीट ओरिएंटेशन की एक टर्न अराउंड है। ईरान के ऊपर जो उनका नजरिया था, जैसे वो धमकी दे रहे थे कि बम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अभी टर्न अराउंड के साथ अभी बातचीत करने के मसले पे वो राजी हो गए हैं, जो कि शुरू हो गया है। इसी के साथ हमारा ध्यान 1997 में, मुझे याद है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट कहीं पढ़ा था, क्लीन ब्रेक, उसमें नेतान्याहू एक मेंबर थे और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ सीनेटर और इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने एक डॉक्ट्रिन की बराबर एक डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाला था कि मिडिल ईस्ट के बारे में। वो कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसा है, नेतान्याहू जगह जगह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2022, 2023 सितंबर के महीने में जो होता है, और 2024 जहां तक मेरे को याद है, इन्होंने एक नक्शे के साथ वो बयान देते हैं, लेक्चर देते हैं। वो नक्शा में कभी भी पैलेस्टाइन का कोई छवि नहीं देखा हूं मैं अभी तक। अभी जो लेटेस्ट 2024 में एक उन्होंने नक्शा दिखाया था, वो कुछ कर्स एंड गुडविल एंड ब्लेसिंग्स इस तरह की मैप दिखा रहे थे, तो उसमें मेरे को पैलेस्टाइन का मैप नजर नहीं आया था। बोलना ये मैं चाह रहा हूं, चाहे हम कितने भी बात करें टू नेशन थ्योरी, जब तक ये टू नेशन थ्योरी का जिसके ऊपर चर्चा हो रही है यूनाइटेड नेशंस में, उसको एक्सेप्ट कर रखें सबके सब, जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से एक नया कॉन्सेप्ट, नया अप्रोच के साथ मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इंडिकेशन नहीं बल्कि उन्होंने डायरेक्शन दे चुके हैं कि पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन, इजिप्ट और कोई देशों में सेटल करने का प्रयास किया। इंडोनेशिया का नाम आया था, मलेशिया की भी कभी कभी बात चलती है, इस किस्म की चर्चा चल रही है। ये मैं कहना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि इसका भी ये जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं लिंकेजेस में आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल की जो एडवांस स्टेज पे ईरान आ रखा है, मैं एक सैनिक हूं रिटायर्ड जनरल होने के नाते, ये 2018 को जब जेपीओसी से उन्होंने विड्रॉ किया था, यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप भी खुद किए थे, 2018 से लेके 2025 7 साल बीत गए हैं, और ये उत्थान पतन, इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शन इनके ऊपर इंपोज किया गया है। कोई कोई जगह मैं पढ़ते रहता हूं कि रशिया के बाद ईरान का नंबर आता है इतने सैंक्शन। मैं कहूंगा ईरान रशिया से ज्यादा है। हाँ। रशिया के ऊपर 8,000 के करीब सैंक्शन है, 8 या 16,000 सैंक्शन है। ईरान का उससे ज्यादा है मेरे हिसाब के मुताबिक। ये सैंक्शन के बावजूद भी ये एक ऐसा देश है, अपना जो मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहांसमेंट 1979 से लेके लगातार अभी तक काफी अले दर्जे का स्टेट ऑफ द आर्ट और इसीलिए तो ये अकड़ भी ईरान में नजर आती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर आप बात मानते हैं तो ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। आप रहिए मेरे साथ में, इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। बैठक के बाद में व्हाइट हाउस ने इसको लेकर बयान भी जारी किया है। वो कह रहे हैं कि चर्चा बहुत सकारात्मक और रचनात्मक थी। पहल के लिए ओमान की सल्तनत को गहरा धन्यवाद भी दिया गया है। चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य रहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है, ये बताया गया है। हथियारकरण की किसी भी संभावना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से ये ऑफिशियली बयान सामने आया है और ये बताया गया है कि फ्रूटफुल रही है, पॉजिटिव रही है ये मीटिंग, और ओमान को इसके लिए धन्यवाद भी कहा गया है। साथ ही कहा कि हथियारीकरण की किसी भी तरह की संभावना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनन द्विवेदी जी, हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात तो कही, अमेरिका ने उसके बदले कहा कि हम प्रतिबंधों को हटा देंगे। अभी तो पहले ही दौर की बातचीत है, आगे भी ये बातचीत कंटिन्यू रहे तो क्या नतीजे आप देख रहे हैं? जिस तरीके से ईरान अकड़ में, और पिछले दिनों तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर धमकी दी थी ईरान ने। देखिए, मेरा यहाँ पर ये मानना है एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्टूडेंट के नाते कि देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना और जो न्यूक्लियर एनर्जी का वेपनाइजेशन, जिसका अमेरिका और जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो साइन किया गया अमेरिका और ईयू के 5 नेशंस और ईरान के थ्रू, तो वो लोग ये मानते हैं कि किसी भी स्टेट पार्टी कोई ऐसा सेफ राष्ट्र होना चाहिए। और इसमें काफी कुछ सच्चाई भी है
जो कि आतंकवादी संगठनों से, आतंकवादी और कट्टरपंथी सरगनाओं से जुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसे किसी ऑर्डिनरी, हेल्दी और नॉन रोग स्टेट एक्टर टाइप के राष्ट्र के पास अगर न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज करने की पोटेंशियल जाती है, तो इसमें विश्व शांति को कोई खतरा नहीं है। पर ईरान को अगर हम देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के राष्ट्र दूध के धुले हुए हैं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है, पर डायरेक्टली जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिग्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेगमायर है, जो प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि वहां के जो नॉन स्टेट एक्टर है, वहां के जो आतंकवादी ग्रुप है, नॉन स्टेट एक्टर तो एक डिप्लोमेटिक और एक पार्लियामेंट्री वर्ड हुआ, पर वहां के जो आतंकवादी एक्टर्स हैं, जैसे हिजबुल्ला, हमास, फतेह और हुती रिबेल्स वहां पर आपके ओमान की साइड, यमन की साइड, और तो इनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं पहुंचे। और ईरान की सांठगांठ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री या अनपार्लियामेंट्री बातचीत नहीं है, ये ईरान की सांठगांठ, और ईरान ही इन सारे आतंकवादी गुटों का जन्मदाता है। तो अमेरिका को और वेस्ट को और काफी हद तक भारत को भी ये सोचना चाहिए, जबकि हमारे तो सिविलाइजेशनल रिलेशंस है ईरान के साथ, कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स जगपोआ के तहत या जगपोआ के बाहर अगर ये पहुंच गए आतंकवादियों के पास, तो पूरे विश्व, वेस्ट एशिया में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में एक तरह की त्रहीमा छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं खत्म करूंगा, कि अगर हम इतिहास को देखें तो ये बात ईरान को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। अब 79 के खोमेनी के रिवॉल्यूशन को अब हम लोग दरकिनार कर सकते हैं, पर 1970 में, 71 में ईरान पूरी तरीके से अमेरिका के संरक्षण में गया, और एटम्स फॉर पीस पे उन्होंने अपनी मौखिक और लिखित एग्रीमेंट दिया अमेरिकियों को, जो आइजनहावर ने शुरुआत की थी, जिसकी 1950s में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका और ईरान के बीच में डिफरेंसेस आ गए और उनके नेशनल इंटरेस्ट टकराने लगे। हाँ। और 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन एम्बेसी का इंसिडेंट हुआ, हॉस्टेज चेकिंग हुई, और ये टकराव वक्त के साथ बढ़ता रहा। इस बीच आ रहा एक और बड़ा अपडेट, बैठक के बाद में ईरानी विदेश मंत्री का अहम बयान भी सामने आया है। जाहिर सी बात है ईरान भी इस पर रिएक्शन देगा ही। ईरान और अमेरिका के बीच में हुई बैठक, दोनों देशों की बातचीत इसमें सामने आई है, सकारात्मक रही है दोनों देशों की बातचीत। ये कहा गया दोनों पक्ष 19 अप्रैल को फिर से बैठक करेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर रोक होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। अमेरिका की जल्दी से समझौता संभव है नहीं, यानी ईरान ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अगर जल्दी करता है तो किसी भी तरीके से समझौता संभव हो नहीं पाएगा। इस पर दोनों ही पक्षों को बात करनी होगी और बातचीत किस दिशा में आगे जाती है 19 अप्रैल को, और उसके बाद में ये देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए सुधाकर सर, मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, कहीं मत जाइएगा।